जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस अनसॉल्व्ड है। साइंस में अनसॉल्व्ड जो 2024 का जो सेट है 824 कोड और आईजे करेंगे। आप लोगों के पास अगर राजीव अनसॉल्व्ड है, एचएम का अनसॉल्व्ड है, एक्स का अनसॉल्व्ड है और अग्रवाल का अनसॉल्व्ड है, कोई भी अनसॉल्व्ड हो, आप लोग केवल क्या देखोगे? आईजे सेट को देखोगे। किसी किसी अनसॉल्व्ड में कोड अगर ना दे दिया जाए तो आप लोग केवल क्या सेट देखोगे? सेट देखोगे आईजे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग आईजे सेट को शुरू करते हैं। आईजे सेट का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। नंबर 1, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं पर बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। ये उत्तल दर्पण से बनता है। अभी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑप्शनल है इसलिए इसी प्रकार से बता रहे हैं। बाकी हम आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। और बाकी प्रतिबिंब बनने के नियम जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, उसमें सब कुछ बता भी चुके हैं, है ना। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही करोगे आप लोग? पहले का ऑप्शन आपका सी सही है। इसके बाद जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है। आपको बता दें कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? दूर हटती है, मतलब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। ऑप्शन नंबर पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे का, तो दूसरे का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर में है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तीसरा नंबर फोकस दूरी, तो हम लोग कहेंगे एफ बराबर 15 सेंटीमीटर और इससे यू बराबर हम लोग कहेंगे 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग कहेंगे 1/एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/30, 75 करो माइनस माइनस प्लस, 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस और 75 करके फिर से हो जाएगा माइनस। एलसीएम क्या है हमारे पास? 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, तो हम लोग कहेंगे 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या है? 30 सेंटीमीटर। तीसरे का है, पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। दूसरा 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। अब उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं वास्तविक और उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, इसलिए हम लोग कहेंगे तीसरे में बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन जो है ये सही है। चौथा नंबर में, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अभी रंगों में विभाजित होता है। वो टोटल कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसे अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इनका कहना है दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो दूरस्थ, लाल का दूरस्थ होता है, क्योंकि लाल रंग दूर से, हम लोग लाल रंग को दूर से देख सकते हैं, इसलिए खतरों के सिग्नल, टेनिस के गेंद, ये सब लाल बनाए जाते हैं। तो दूरस्थ रंग क्या है? लाल। निकटस्थ का मतलब होता है निकट के जो रंग होते हैं, ये ब्लू। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आपको बताओ सिंपल तरीके से, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। तो चौथे का तो ए सही है, हम लोग कहेंगे चौथे का ए सही है, और पाँचवें में हमारे पास सी सही है आवेश का। पाँचवें में कौन सा सही है? सी सही है। 6 में, एक सेल R1 R2 दो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसके बाद है कि यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात, तो आपको बता दें ऊष्माओं का अनुपात होता है आपके पास H1/H2, पहला ऑप्शन सही है, बराबर R2/R1।
R2/R1, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? 6 में आपका ए ऑप्शन सही है। 7 में है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, मतलब बी ऑप्शन सही है 7वें में। तो हम लोग कहेंगे 7वें में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन जो है 7वें में सही है। 8वें का है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन में मेथ में एक कार्बन होना चाहिए और एक कार्बन जो है केवल बी में है, तो हम लोग कहेंगे 8वें का भी बी सही है। 8वें में कौन सा सही है? बी सही है। मेथेन में एक कार्बन होना चाहिए, बाकी सब में 2-2 कार्बन है। 8 में 2 कार्बन होना चाहिए ना। 9 नंबर में निम्नलिखित में समजाती श्रेणी है। समजाती मतलब जिसमें CH2 का अंतर हो, उसे समजाती श्रेणी कहते हैं। तो देखो 9वें का हमारे पास बी ऑप्शन सही है, CH4C2H6। 9वें का बी ऑप्शन सही है, CH4C2H6। देखो एक का अंतर है इन दोनों में, मतलब CH2 का अंतर होना चाहिए। अंतर जो है CH2 का होना चाहिए, तो दोनों में CH2 का अंतर है। 10 नंबर में लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र था PbNO3 का वोल्टाइज। तो 10 नंबर में हमारे पास ए ऑप्शन सही है, PbNO3 का वोल्टाइज। ये जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है 7। तो 11वें का सी पार्ट सही है। जो 11 नंबर है उसमें सी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? 12 में है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एक कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। एंटीमनी एक उपधातु है। तो 12 नंबर में हम लोग कहेंगे, 12 नंबर में हमारे पास सी ऑप्शन सही है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। तो देखो हमारे पास क्या है? CH3COOH 13 नंबर, CH3COOH प्लस C2H5OH रिएक्शन, यहाँ पर सांद्र के बाद खाली स्थान प्लस H2O। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ से OH को हटाओ और इसके H को हटाओ तो बना H2O। CH3COOC2H5 बचा हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे CH3COOC2H5 बचा हमारे पास, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन सही है हमारे पास सी, 13 नंबर। तो 13 नंबर में भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर, ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन आप लोग OMR सीट पे करोगे। हाँ, 13 नंबर के बाद 14 नंबर में है कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। आपको बता दें, कई बार बता चुके हैं, जो कोशिकी में मतलब ऊर्जा के रूप में हम लोग, ऊर्जा मुद्रा क्या है कोशिकी प्रक्रम में? तो ATP जो है ये कोशिका के लिए मुद्रा है। ठीक है, कोशिका के लिए जो बिजली घर है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन जो मुद्रा है वो क्या है? ATP। तो हम लोग कहेंगे 14 नंबर में बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर में बी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, और इसके बाद पित्तरस का स्राव होता है। आपको बता दें कि यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। तो 15 नंबर में भी हमारे पास बी ऑप्शन सही है। 15 नंबर में भी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है कि पित्तरस का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्ताशय मत करके देना, यकृत करना। परागकोश में होते हैं। भाई सिंपल है, परागकोश में क्या होना चाहिए? परागकण होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है हमारे पास। 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी ऑप्शन। क्या होना चाहिए? परागकण। ठीक, परागकण है, परागकण। इसके बाद 17 नंबर पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। अच्छा, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि ब्रायोफिलम में पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। तो 17 का कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ब्रायोफिलम। ठीक है। 18 नंबर में एकलिंगी फूल का उदाहरण है। आपको बता दें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पपीते का फूल। पपीते का जो फूल है, पपीता ही एकलिंगी है, इसलिए हम लोग कहेंगे 18 नंबर का ए पार्ट सही है।
पपीते का फूल जो है एक लिंगी में। 20 नंबर में है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब क्या होना चाहिए, आपको बता दें कि सामान्य रक्तदाब जो है 120 से 80 के बीच ये सामान्य दाब होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन सही है। ये मनुष्य में रक्तदाब होना ही चाहिए, 80 से कम नहीं, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 120 से अधिक हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई, एक और 80 से कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो। 20 नंबर में निम्नलिखित कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है 20 नंबर में। तो 20 नंबर में देखो आहार श्रृंखला, पहला घास को गेहूँ, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। घास को बकरी खा जाती है, बिल्कुल सही है। बकरी को मानव खा जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो हम लोग कहेंगे 20 के बी पार्ट सही है। ये तो दोस्तों है हमारे पास MCQs। अब आते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। उपभाग 1, उपभाग 1 में जहाँ तक हो सके आप लोग क्या करना, हम भी बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉपी, मतलब भाग को अलग अलग करना आप लोग। मतलब जैसे मान लो कि भाग 1 हो जाए तो उसको दूसरे एक भाग को पहले कर लेना, दूसरे भाग को फिर बाद में करना, तीसरे भाग को एक एक भाग करोगे तो इसमें एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आती है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर करेंगे हम लोग। तुम लोग लिखेंगे उत्तर 21। अगर यहाँ पर 1 नंबर हो तो लिखना उत्तर 1। हम उत्तर 1 भी लिख सकते हैं और उत्तर 21 भी लिख रहे हैं। तो आपके अनसॉल्व के अनुसार हम उत्तर 21 को लिख रहे हैं यहाँ पर। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु को रखी गई है, मतलब हम लोग कहेंगे यू, वस्तु को लिखते हैं यू से, यू बराबर हम लोग कहेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु रखी है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। देखो एक उत्तल दर्पण से बस 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। तो वस्तु की लंबाई का आधा है तो माना वस्तु की लंबाई हमने मान ली ओ है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का आधा है, मतलब O/2 है। ठीक, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, V हम लोग ज्ञात करेंगे। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, F हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, फार्मूला एक हम लोग जानते हैं, यम बराबर मतलब आवर्धन के लिए। ठीक है, आवर्धन के लिए फार्मूला लगा देंगे हम लोग, आवर्धन यम बराबर -V/U और एक होता है I/O। यहाँ पर -V का मान हमारे पास नहीं है, U का मान क्या है 25 है, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है O/2 इंटू O। वस्तु की लंबाई से वस्तु की लंबाई कैंसिल, ये वस्तु की लंबाई है। ठीक, इसे गुणा में पहुँचा दो तो -V बराबर नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, तो V बराबर हम लोग कहेंगे 25/2। ठीक, 25/2 सेंटीमीटर। या हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें भाग कर सकते हैं, तो V बराबर हम लोग कहेंगे 12.5 सेंटीमीटर। V ज्ञात कर लिया हमने। अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, दर्पण के लिए सूत्र लगा दो यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। मान रखेंगे तो 1/F बराबर 1/V का मान है 25/2 है, तो इसे उल्टा लिखो 2/25 माइनस 1/U का मान है 25। दोनों का एलसीएम बराबर है तो 1/F बराबर 2 + 1/25 माइनस माइनस हम लोग क्या कर लेंगे प्लस। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा दर्पण है हमारे पास, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, लेंस के लिए माइनस होता है, लेंस के लिए माइनस, हाँ लेंस के लिए माइनस है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये प्लस तो ये माइनस रहेगा, घटा दोगे 1/25 अर्थात हम लोग कहेंगे F बराबर 25 सेंटीमीटर। आंसर। ठीक,
इसी में ही हमसे इन्होंने पूछा है 22 नंबर के पहला और दूसरे में, समझते जाना, 22 नंबर का पहला और दूसरा। तो हम लोग कहेंगे उत्तर 22 का पहला, पहले में है अभी सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। दूसरा, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकसित होती है? लेंस की फोकस 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले कंडीशन में देखो फोकस जो है यब बराबर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे यब बराबर -30 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अभी सारी लेंस इसलिए, और हमारे पास 20 सेंटीमीटर पीछे, मतलब हम लोग कहेंगे v बराबर -20 सेंटीमीटर, v बराबर -20 सेंटीमीटर। u हम लोग ज्ञात करेंगे, दोनों स्थितियों में u हमारे पास नहीं है, ठीक। u ज्ञात करेंगे, हमारे पास क्या, अभी सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस, तो लेंस सूत्र लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे हम लोग? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस और दर्पण में हम लोग क्या लेंगे? प्लस। यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर 1/-30 बराबर 1/-20 माइनस 1/u। पक्षांतर करोगे माइनस में प्लस में लिखोगे 1/30 प्लस 1/20 बराबर -1/u। -1/u बराबर एलसीएम लोगे तो 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, घटा दोगे तो 1/60, अर्थात u बराबर का हो गया -60 सेंटीमीटर। मतलब अब सारे लेंस हैं इसलिए तीनों माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वस्तु से, इनका कहना है कहाँ पर है, तो वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक। यही तो इनका कहना था। वस्तु लेंस से, कहाँ से? लेंस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो इतने को शॉर्ट कर लो। को देखो, अब 23 में क्या है, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 23, ठीक है। प्रश्न 23 से लिखकर भी हल कर सकते हो, या आप लोग लिख सकते हो उत्तर 23, या लिखोगे प्रश्न 23 फिर उत्तर लिखोगे, ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास R1 बराबर 3 ओम और R2 बराबर 2 ओम, नहीं, R1 बराबर हमारे पास 2 ओम, R2 बराबर हमारे पास 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम, 6 ओम। इसे किस क्रम में जोड़े कि 4 ओम और 1 ओम हमारे पास आंसर आ जाए, इनका ये कहना है। तो सबसे पहली बात तो है, एक काम करते हैं कि पहले R2 R3 को समांतर क्रम तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R1 R2 को समांतर क्रम, मतलब हम लोग कहेंगे कि 1/3 प्लस 1/6, और R1 को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम। क्योंकि हमारे पास हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/3 1/6, और श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम होता है R1 प्लस R2, तो ये प्लस कर दिया हमने। यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 प्लस 2, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर, चलो प्लस 2 बाद में करेंगे, पहले समांतर क्रम है ये किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है, ठीक। तो 1/r डैश कर लो,
तो हम लोग कहेंगे 1/r डैश बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/r डैश बराबर 1/2, अर्थात r डैश बराबर हम लोग कहेंगे 2 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो r बराबर हम लोग कहेंगे ये 2 और इस 2 को हम लोग किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो हम लोग कहेंगे r बराबर 4 ओम। तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम। अब जो है इनका कहना है कि 1 ओम आ जाए, तो 1 ओम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ओम के लिए एक काम करते हैं कि 3 सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, R1, R2 व R3 को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मतलब हम लोग तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। ऐसे कैसे समझ रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का समांतर क्रम में 2 आ जाएगा, 2 2 4, और इन तीनों का श्रेणी क्रम मतलब हम लोग ऊपर 2 या 6, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास 3 और हम लोग 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो 1 ला सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहेंगे 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो हम लोग कहेंगे 1/r बराबर एलसीएम 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 1/r बराबर 3 2 5 और 1 6, 6/6 एक कैंसिल 1, तो हम लोग कहेंगे r बराबर 1 ओम। ठीक, तो आंसर क्या है हमारे पास जानते हो, आंसर ये 1 ओम आंसर नहीं है, ना ही ये 4 ओम है, आंसर है ये क्या किया हमने, ये आंसर है, जो किया हमने यही हमारे पास क्या है, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर में क्या है, देखो, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार तथा आवरण के रंग को लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर 24। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे उत्तर 24। तो उत्तर 24 बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो इनका कहना क्या है कि घरेलू वितरण प्रयुक्त तारों के नाम, कार और आवरण के रंग लिखिए। सबसे पहले समझना, जो तार होते हैं, कौन कौन से तार होते हैं, 3 तार लेते हैं। नंबर 1 लेते हैं हम लोग विद्युन्मय तार, क्या लेते हैं हम लोग, विद्युन्मय तार, जिससे हम लोग लाइव तार यानी जीवित तार भी कहते हैं इसको। दूसरे हम लोग लेते हैं भूसंपर्क तार, जिससे हम लोग अर्थिंग के नाम से जानते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं। और नंबर 3 में लेते हैं उदासीन तार, जिसको न्यूट्रल कहते हैं हम लोग, उदासीन तार। टोटल कितने तार लेते हैं, एक विद्युन्मय तार जो रेड से लेते हैं हम लोग, लाल तार ले लेते हैं, और एक भूसंपर्कन तार मतलब हरे तार को, और उदासीन तार इसको ब्लैक भी लेते हैं हम लोग। इसके बाद हाँ, नाम, कार और आवरण के रंग भी लिखिए, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो इनका कहना है कि इनके क्या क्या है, विद्युत तार, तो इसको हम लोग विद्युत तार, जीवित तार, इसके जो रंग है ये लेते हैं लाल, इस रंग को क्या लेते हैं हम लोग, लाल। और जो भूसंपर्क तार है, भूसंपर्क तार को हम लोग हरे से लेते हैं, तो इस तार का कलर होता है हरा। ठीक, और जो उदासीन तार है, उदासीन तार को हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग काला भी लेते हैं, कभी कभी इसी को हम लोग नीला भी लेते हैं। अब प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, काला नीला दोनों हम लोग इसकी जगह प्रयोग करने लगे हैं। ठीक, अब देखो इनका कहना है कार, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डलवा देते हैं, मेन लाइन तार, मतलब इसे कार भी इन्होंने पूछा है,
तो कार बता देते हो, तो बिजली घर से घर तक दो तार, बिजली जो है घर से दो तारों तक लाए जाते हैं। एक हम लोग यल तथा यन से हम लोग लाते हैं। यल तार को फेज तार या जीवित तार कहते हैं हम लोग। यल तार जो है इसी को फेज तार या जीवित तार कहते हैं, और इसका रंग क्या लेते हैं हम लोग, लाल लेते हैं। और इसके बाद यन तार को उदासीन तार कहते हैं, इसका रंग क्या लेते हैं हम लोग, अच्छा उदासीन तार को। और तीसरा भूसंपर्क तार होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं बाय मिस्टेक। जो हमारे पास उदासीन तार है इसका रंग लेते हैं हरा। उदासीन तार, उदासीन तार को लेते हैं हम लोग हरे कलर से। तो उदासीन तार का रंग क्या होता है, हरा होता है। और जो भूसंपर्क तार होता है इसी का कलर लेते हैं हम लोग काला। ठीक, इसी का कलर लेते हैं काला। तो लिख लेना आप लोग अच्छे से। बिजली घर में घर तक दो लाइनों से लाए जाते हैं, यन तार से। यल तार यानी फेज तार को जीवित तार कहते हैं, इसका रंग लाल होता है। और यन तार को उदासीन तार कहते हैं, इसका रंग हरा होता है। और तीसरा भूसंपर्क तार होता है, इसका आवरण काला होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अथवा में। तो बोर्ड एग्जाम में या तो अथवा करो, ठीक है, या तो अथवा करो या तो यही करो। तो समझना आप लोग, हेडिंग डालोगे, पहले उत्तर डालोगे 4 और अथवा। बोर्ड एग्जाम में एक करना, यहाँ पर सभी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में एक करना। इसमें क्या पूछा हमसे, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट भी कीजिए। मतलब उसके बारे में आप लोग बताओ, इनका ये कहना है। ठीक है, तो क्या कहना है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हेडिंग डालोगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग कहेंगे हेडिंग डालेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको बता दें धारावाही किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो उसे धारावाही कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, तार को चालक कहते हैं। के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी तार में कोई भी तार लेते हैं और इसमें अगर धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जब किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसी में चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर मतलब नंबर एक हम लोग कहेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा यम के, यानी चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को लिख रहे हैं हम डेल्टा बी से, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, सूक्ष्म लंबाई डेल्टा यल के। तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होगा। लंबाई बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, लंबाई कम होगी चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी कमी आना है। लंबाई बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाएगा। इसके बाद चालक में धारा, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती धारा आई। धारा में वृद्धि, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि, धारा में कमी, चुंबकीय क्षेत्र में कमी। इसके बाद हम लोग कहेंगे तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो है ये व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, दूरी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ये है। अब हम लोग कहेंगे 4 पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे घटेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक को बढ़ाओगे और दूसरा अपने आप घटेगा। ये इन सबको मिला देंगे, मतलब हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हम लोग कहेंगे आई डेल्टा यल साइन थीटा, आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जब हम लोग अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, इसे हटाते हैं तो एक नेतांग लेते हैं, ठीक, एक नेतांग लेते हैं। तो नेतांग हम लोग के भी ले सकते हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट, ये नेतांग है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जबकि ये सूत्र निगमन नहीं करना था, हमने कर दिया है, ठीक है। अगर सूत्र के बारे में पूछ दिया जाए तो सूत्र भी आप लोग इसको निगमन कर सकते हो, ठीक। बाकी हमारा आंसर, जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ तक ही है ना, यहाँ तक है। हमने एक चीज़ लिखा ही नहीं इसमें। क्या नहीं लिखा? इसमें लिखना चाहिए था हमें, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ठीक। अब इसमें इन्होंने ये भी तो कहा था हमसे कि प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग कहेंगे प्रयुक्त स्पष्ट नाम, तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। क्या ज्ञात करते हैं? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखो आपको बता दें कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में अगर पेंच को कसते समय पेंच कस की नोक को इस प्रकार से पकड़े कि ये जो नोक है ये धारा बहने की दिशा में हो। दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में पेंच कस को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जो ये नोक है ये किसकी दिशा में हो? धारा बहने की दिशा में हो। और ये अंगूठा जो घूम रहा है तो इसके चारों ओर क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र हो। इसे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? अब आ जाएंगे हम लोग उपभाग 2 में। तो उपभाग 2 से पहले आप लोग एक काम करो, इतने को शॉर्ट कर लो। अब देखो हम लोग करेंगे उपभाग 2 को, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन तुम लोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन मतलब 25 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रत्येक के एक नंबर है। तो हम लोग कहेंगे उत्तर 25 में हमारे पास है, पहले है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसके बाद है मेथेनैल, इसके बाद है एक क्लोरोप्रोपेन, एक क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रोमेथेन,
नाइट्रो मीथेन। एक एक नंबर के हैं 4 क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो है कार्बन की गिनती क्या होती है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो इसमें इनका कहना क्या है, पहले एथेनोइक अम्ल, एथ में कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। ओइक का मतलब होता है COOH समूह, एल का मतलब होता है CHO समूह, क्लोरो का मतलब होता है Cl समूह, नाइट्रो का मतलब होता है NO2 समूह। ठीक, अब इनका कहना क्या है, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल के लिए हमारे पास टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक, अब इसमें क्या समूह हो, OOH समूह हो, तो हम लोग कहेंगे OOH, तो ये हो गया O डबल बॉन्ड में होता है और ये OH सिंगल बॉन्ड में होता है, तो COOH ये ओइक हो गया। अब हमारे पास एथ में इसमें 4 बंद होने चाहिए, 1 2 3 4 बंद है, इसके पास भी कितने बंद होने चाहिए, 4, तो चारों बंद में एक एक H दे दो। तो ये हो गया संरचनात्मक सूत्र किसके लिए, एथेनोइक अम्ल के लिए। कार्बन के पास 4 बंद होना चाहिए, जिसको संयोजकता बंद भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन को 4 बंद, कार्बन जो है 4 बंद बनाता है, इसीलिए इसके संयोजकता बंद है 4। इसके बाद मेथेनॉल, मेथेनॉल में मेथ में 1 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन, और इसमें CHO समूह होना चाहिए, COH, तो मतलब O को चाहिए डबल बॉन्ड, तो ये हो गया H, तो CHO है। अभी कार्बन के पास टोटल कितने बंद होते, 4, तो 1 2 3 4, तो इसमें एक H दे दो, ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। अब क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो कार्बन 1 पर, मतलब प्रोपेन के लिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप के लिए 3 कार्बन होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे मेथ एथ प्रोप। अब इसमें हमारे पास Cl समूह, Cl कितने पर होना चाहिए, 1 पर, तो यहाँ पर 1 पर Cl जोड़ देंगे। कार्बन के कितने बंद होने चाहिए, 4, देखो 4 बंद हो गए, 4 बंद हो गए, इसके 4 बंद हो गए, और चारों में एक एक H दे दो, तो H कार्बन के टोटल कितने बंद होते हैं, 4 बंद होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कहेंगे नाइट्रोमेथेन, तो मेथ के लिए हमारे पास 1 कार्बन, और उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, NO2। नाइट्रो के लिए कार्बन के 1 बंद हो गए, 3 बंद बाकी है, तीनों बंद में एक एक H दे दो। समझ गए। अब इसी में इनका कहना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे, उत्तर 26 में है, उत्तर 26, हेडिंग डालोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रख सकते हो, या बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हो, हम बढ़ते हुए क्रम को ले रहे हैं। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दोनों कह सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अनुप्रयोग पूछा गया, इसके उपयोग पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो इसके उपयोग क्या है कि धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता की तुलना करने में, नंबर 1 उपयोग क्या है, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता की तुलना करने में। नंबर 2 क्या है, यह निष्कर्ष देना कोई कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकलेगी अथवा नहीं। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट में है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो 26 का 1 26 का 2 है ये, तो ये हो गया 1। अब हेडिंग दूसरे नंबर में डालोगे मिश्र धातु, मिश्र धातु किसे कहते हैं,
दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद उपयोग में आईयूपीएसी नाम, मतलब आप लोग कहोगे निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम ज्ञात कीजिए। 27 नंबर में है, तो लिखोगे उत्तर 27। 27 में आईयूपीएसी नाम बताएंगे हम लोग। ए पार्ट में है HCHO, तो हम लोग कहेंगे इसमें CHO समूह है। CHO समूह को अल कहते हैं या एल कहते हैं। ठीक, और इसे हम लोग मेथ कहते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं मेथेनल, या कह सकते हैं मेथेनैल। ठीक, अब देखो बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए। 3 में तो 5 हो जाएंगे। CH2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 और 1 4। ठीक, 4 बंद हो गए। अब देखो यहाँ पर आईयूपीएसी नाम बताओगे इसमें, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया प्रोप। डबल बॉन्ड होने पर होता है इन, तो ये हो गया प्रोपीन। डबल बॉन्ड एक कार्बन से, तो प्रोपीन एक कर सकते हो, इसमें एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहेंगे 27 का दूसरा, ये है 27 का पहला। अब हम लोग कहेंगे 27 का दूसरा करेंगे, तो उत्तर 27 और दूसरा। 27 के दूसरे में क्या है? 27 के दूसरे में है कार्बन की संयोजकता पर एक टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर हम लोग क्या लिखेंगे? टिप्पणी लिखेंगे। अब यहाँ पर समझना, हेडिंग डालोगे कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की हेडिंग बहुत जरूरी है, हेडिंग ब्लैक पेन से ही डालोगे। कार्बन की संयोजकता, सबसे पहली बात तो बता दें आपको, जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 6, और इसको हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो 2,4। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसीलिए कार्बन के पास, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और ग्रहण करने के लिए कार्बन के पास टोटल कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं, जिसे संयोजकता आबंध कहते हैं या कार्बन की संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक, तो कार्बन केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ही, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसे कार्बन की संयोजकता कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 का तीसरा, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखिए। और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे 27 का तीसरा, तो उत्तर 27 और तीसरा। तो सबसे पहली बात तो है, इनका जो पूछा गया है बस वही करते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो हम लोग कहेंगे बेकिंग यानी खाने का सोडा। हाँ, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के लिए पहले सूत्र लिख देते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सॉरी, ये धोने का सोडा का है, धोने का सोडा सूत्र है NaHCO3। ठीक, ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। और नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? Na का मतलब सोडियम,
सोडियम, H का मतलब बाई, बाई, और CO3 का मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अणु सूत्र क्या है? NaHCO3। अणु सूत्र भी लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर, तो हम लोग कहेंगे गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने पर। तो क्या है हमारे पास? Na2CO3, इसे गर्म करेंगे तो ये गर्म का निशान है। फिर से वही लिख दिया हमने। Na2CO3 इंटू 10H2O जो है ये खाने का सोडा नहीं है, ये धोने का सोडा है। खाने का सोडा का क्या होता है? NaHCO3। इसे गर्म करने पर एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी धातु को अगर गर्म करोगे तो वो अपने अणुओं में टूट जाता है, ठीक। कोई भी धातु हो अगर उसे हम लोग गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग जब इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहली बात तो है ये बनेगा Na2CO3 बनेगा, ये Na2CO3 बनेगा ये। इसके बाद H और इसके O को ले लो तो जल भी निकलेगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगी यहाँ से, ठीक। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर लो। Na 2 बार, Na 2 बार, C 2 बार, C 2 बार, H 2 बार, H 2 बार, 3 दूनी 6 बार, 3 4 2 6 बार, ठीक। ये गर्म करने पर 27 के बाद 27 का अथवा, या तो 27 में ये 3 करोगे या इसके अथवा करोगे। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 27 का पहला। हेडिंग डालोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ? कहीं नहीं हुआ। जैसे NaCl, NaCl प्लस MgOH रिएक्शन, Mg ने क्या किया? Cl को ले लिया तो ये बनेगा MgCl2 प्लस NaOH, ठीक। हालांकि बैलेंस ही नहीं कर रहे, आपको बता दे रहे। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर 2 का गुणा भाग वगैरह, MgOH का वोल्टेज ले लो, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास गुणा करेंगे 2 से, Na हो गया 2 बार, 2 से गुणा करेंगे, बैलेंस ही हो गया। हाँ, तो देखो इसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ है। 2 आयनों का मतलब Na ने OH को लिया, Mg ने Cl को लिया, मतलब 2 आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद इसी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सेकेंड नंबर में हेडिंग डालोगे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। यहाँ पर एक ना डालकर यहाँ पर एक डालो। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे अम्ल हो गया हमारे पास NaCl, NaCl प्लस अम्ल और क्षार, क्षार हो गया हमारे पास, यहाँ पर ले लो HCl और यहाँ पर ले लो NaOH। रिएक्शन क्या बनेगा हमारे पास? NaCl प्लस H2O। देखो इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर लवण मतलब उदासीनी अभिकरण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं, उसे भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद योगात्मक अभिक्रिया। क्या पूछा हमसे? योगात्मक अभिक्रिया। तो हेडिंग डालोगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब है योग करना, जुड़ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इसे ले सकते हो,
जैसे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 रिएक्शन 2NaOH, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें, एक यौगिक का निर्माण हो, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो हम लोग उपभाग 3 करेंगे, तो उपभाग 3 से पहले अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको हटा देते हैं। 3 उपभाग में हम लोग 3 में करेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, तुम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, तो लिखेंगे उत्तर 28। उत्तर 28 में क्या है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग कहेंगे न्यूरॉन की संरचना, हेडिंग डाल देंगे न्यूरॉन की संरचना, और इसमें चित्र को बना लेंगे। ठीक, इस चित्र को बना लेंगे और इसी कार्यों का वर्णन कीजिए, इनका कहना है। तो सबसे पहली बात तो है, देखो न्यूरॉन के तो भाग आप लोग देख सकते हो, फिर इनका कहना है कि इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो न्यूरॉन के कार्य क्या क्या है आपको बता दे कि जो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के एक भाग से अन्य भाग में सूचना को विद्युत संकेतों के रूप में संचारित करने के लिए विशिष्टीकृत होती है। मतलब जो न्यूरॉन हैं, जो हम लोग जितने भी सूचनाओं के आदान प्रदान करते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं, सूचना को देते हैं, ये हमारे तंत्रिका जो रीढ़ की मतलब पीछे जो तंत्रिकाक्ष है, इस तंत्रिकाक्ष के कारण ही हम लोग ये सब कर पाते हैं। जो भी सूचना हम लोग प्रेषित करते हैं, ग्रहण करते हैं और सूचना को देते हैं। जैसे सपोज करो कि हम इस बोर्ड को टच करके हम बता रहे हैं कि हाँ, जो इसका जो तापमान है ये ठंडा है या गर्म है, तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं, ये इससे समझ के, तंत्रिकाक्ष से समझ कर बता पा रहे हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद वृश्चिकांत, यानी जो जिसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं, वृश्चिकांत सूचना ग्रहण करते हैं। तो जो डेंड्राइट्स का काम होता है, देखो न्यूरॉन की संरचना में डेंड्राइट को देख सकते हो। डेंड्राइट का काम क्या होता है, डेंड्राइट का काम होता है सूचना को ग्रहण करना, सूचना को ग्रहण करना। तंत्रिकाक्ष विद्युत आवेशों के रूप में सूचना का चालन करते हैं। जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष का काम क्या होता है, जो विद्युत आवेग के रूप में, जैसे विद्युत आवेग है, विद्युत आवेग के रूप में सूचना का चालन करना, सूचना को भेजना, ये हमारे पास तंत्रिकाक्ष का काम होता है। फिर है शीर्षस्थ घुंडियाँ सूचना को रासायनिक उद्दीपन के रूप में युग्मानुबंधन से आगे प्रसारित करती है। जो शीर्षस्थ है, शीर्षस्थ घुंडियाँ जो होती है, इनका काम होता है सूचनाओं को भेज देना, शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को भेज देना, ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो हम लोग करेंगे 29। 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में है, तो हम लिखेंगे उत्तर 29। 29 नंबर में क्या है कि लिंग गुणसूत्र से क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लोगे लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। 2 प्रकार के गुणसूत्र है, कौन कौन से, यक्स तथा वाई गुणसूत्र। अब आपको लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इससे स्त्री या पुरुष के बारे में, यानी लड़का या लड़की के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आपको बता दें कि इसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो आप लोग कहोगे कि मानव में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है आपको बता दें कि जो स्त्री है, स्त्री में जो गुणसूत्र है वो होते हैं 46। कौन कौन से गुणसूत्र, यक्स गुणसूत्र,
और जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो गुणसूत्र है वो होते हैं 46, जिसमें यक्स वाई गुणसूत्र है, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, एक जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी के रूप में अगर हम लोग देखें तो जोड़ी कितने होते हैं? जोड़ी होते हैं 23, जिसमें एक जोड़ी गुणसूत्र वो एक्टिव होता है, एक जोड़ी। और 22 जोड़ी जो है वो स्थिर रहते हैं। मतलब जब लिंग निर्धारण करते हैं, मतलब जैसे पुरुष है, पुरुष में कौन कौन सा गुणसूत्र है? यक्स और वाई। और इन दोनों के बीच हम लोग निषेचन कराते हैं। किन दोनों के बीच? पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री के बीच जब निषेचन कराते हैं, स्त्री के पास गुणसूत्र है यक्स और यक्स। जब पुरुष अपना यक्स गुणसूत्र का त्याग करता है और स्त्री के एक्स गुणसूत्र, यानी पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से जाके जब मिलता है तो उससे गुणसूत्र बनते यक्स एक्स, उससे उत्पन्न होती है पुत्री। जब पुरुष और स्त्री के निषेचन के दौरान पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र जाकर जब मिलेंगे तो उससे उत्पन्न होगी पुत्री। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से जाकर मिलेंगे तो यक्स वाई गुणसूत्र, इससे उत्पन्न होगा पुत्र। और इस प्रकार से लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक, समझ में आया ना? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखोगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो तो लिखोगे उत्तर 30। उत्तर 30 में क्या है? उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर। तो हेडिंग डालोगे उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। इन्होंने 4 अंतर पूछा है तो 4 ही अंतर लिखना, ये नहीं कि आप लोग अधिक से अधिक अंतर लिख के आ जाओ। अधिक नंबर लिख के आओगे टाइम वेस्ट होगा आपका, नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको, उतने ही नंबर दिए जाएंगे जितने की इन्होंने बात की है। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर। सबसे पहले उत्पादक के बारे में बताते हैं आपको। उत्पादक क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उत्पादक अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि उपभोक्ता उत्पादक पर आश्रित होते हैं। मतलब ये अपने भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। दूसरा नंबर आप लोग लिखोगे, ये अपने भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा करते हैं। मतलब आप लोग कहोगे उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, और जो उपभोक्ता है ये उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर उत्पादक जो है ये हमेशा प्रथम पोषक स्तर का निर्माण करते हैं, और जबकि उपभोक्ता द्वितीय उच्च स्तर का निर्माण करते हैं। फिर उत्पादक में इनमें सौर ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य से मतलब जो सौर ऊर्जा है उसमें ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि उपभोक्ता में ग्रहण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसके बाद देखो 31 नंबर में क्या है? मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर 31, हेडिंग डालोगे मानव हृदय। मानव हृदय वैसे इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। तो मानव हृदय को जो है आप लोग स्क्रीन पर ही देखोगे, इस प्रकार से मानव हृदय को बनाओगे आप लोग। ठीक है, मानव हृदय। फिर है मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। इसी का अथवा है उत्तर 31 का अथवा। बोर्ड एग्जाम में 1 करना। ठीक,
तो क्या है, मादा, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो मानव के मादा जनन तंत्र, ठीक, का सचित्र वर्णन कीजिए। चलो फिर इसको भी अब लोग, मतलब इसके भी चित्र बनाने हैं आपको, तो खत्म। हाँ खत्म। तो देखो आपके पास जो भी सेट हो, 824 का आई जे सेट को आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आई के सेट को करने वाले हैं। तो आई के सेट से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और इसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में जैसे डाउट हो या कुछ क्वेश्चन में लगे कि जैसे हमें इस क्वेश्चन को और भी, मतलब कुछ क्वेश्चन में और भी आपको बताना है और भी एक्सप्लेन कर दे, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप लोग कमेंट कर देना, तो हमने उसको, जैसे मान लो कि हमने इसको क्या किया, मानव हृदय को चित्र हमने स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर आपको लगे कि नहीं सर आप इसको ना बोर्ड पे बना के बताइए, तो हम बोर्ड पे बना के बता देंगे। जैसे मान लो कि मानव की मादा जनन तंत्र है, तो आपको लगे कि सर इसको बोर्ड में बना के बता दीजिए, तो बोर्ड में बना के बता देंगे। बाकी स्क्रीन पर भी देख लोगे तब भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं, देख चुके होगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जैसा कहोगे वैसा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, चित्र हर एक में पूछा गया है, हर एक में पूछे गए हैं, तो हम उसमें भी आपको वैसे कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हमेशा हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक स्क्रीन शॉट।